नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। रुक कर लेते हैं खबरों का। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में केंद्रीय मंत्री ने सीएम नायब सैनी के साथ द साबरमती रिपोर्ट्स फिल्म के स्क्रीनिंग देखने वो पहुंचे थे। फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत भी की। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सैनी जो है वो मनोहर लाल खट्टर के साथ द साबरमती रिपोर्ट जो है वो देखने पहुंचे थे। आपको बता दें कि साबरमती रिपोर्ट जो है वो देखने के लिए दोनों नेता जो है वो मौजूद थे और इसी के साथ साथ उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि हरियाणा में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भी दोनों नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वो द साबरमती रिपोर्ट जो है फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं। उसकी स्क्रीनिंग में वो मौजूद दिखाई दिए और साथ ही साथ उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ भी की। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उन्होंने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दुखद गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सच्चाई को दर्शाता है। निर्माताओं ने इस विषय को संवेदनशीलता और गरिमा के साथ पेश किया है। फिल्म 27 फरवरी 2002 को हुए साबरमती एक्सप्रेस हादसे पर आधारित है और जिसे लोगों को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो सामने नहीं आ पाई। यह फिल्म जो 27 फरवरी 2002 को गोधरा में जो घटनाक्रम हुआ है, देश का सबसे बड़ा घटनाक्रम, उसकी सच्चाई इस साबरमती में दिखाई गई है और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटनाक्रम है जो सच्चाई इस साबरमती इस फिल्म के माध्यम से वो उजागर हुई है, उसको दबाया गया है। इस फिल्म में हमारे हाल के इतिहास की ये सबसे शर्मनाक घटना हम इसको कहेंगे। फिल्म के निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील और गरिमा के साथ संभाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। इस नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200% मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजे का प्रावधान है। तो ट्रांसमिशन की लाइन है, मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा के अंदर HVDN की एक पॉलिसी 9 जुलाई 2024 को हमने बनाई है कि 66 kV या ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो जमीन और जो तारें हैं उसके मुआवजे के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। मैं टावर के बेस के लिए जो जमीन की कीमत का हमने उसके अंदर ये निर्णय लिया है कि जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट का 2 गुना ज्यादा उसका मुआवजा वो दिया जाएगा। और साथ ही टावर की जो तारें हैं, उसकी चारों पिलर्स हैं टावर के, उसके 1 मीटर से फालतू दूरी तक भी जमीन गिनी जाती है। जहां पिलर लगते, 4 पिलर लगते हैं, उस पिलर से भी 1 किलोमीटर बाहर तक उसको गिनते हैं और फिर उसका मुआवजा जो मार्केट रेट का है वो देते हैं। और दूसरा हमने इसके अंदर ये किया है कि राइट ऑफ वे रो के लिए तारों के नीचे आने वाली जमीन, बड़ी लाइन है, उस लाइन के नीचे जो जमीन आती है उस जमीन की कीमत का 30% मुआवजा ये भी देने का निर्णय इस पॉलिसी के अंदर हमने किया है।
कांग्रेस के ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी भी संविधान को नहीं अपनाया है। आरएसएस ने सिर्फ मनुवाद की बात की है। संविधान कहता है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि ताल कटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर 2024 को भारत जोड़ो संविधान अभियान की शुरुआत की जाएगी। 26 नवंबर 1950 को हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को प्रस्तुत किया था और उसको लागू किया था। तो उसकी ये 75वीं जयंती है और ये जो अभियान है ये 26 नवंबर 2024 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है और इस सभी पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री अगुवाई करें, सभी दल इकट्ठे होकर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के नेताओं ने पहले भी SYL को लेकर राजनीति की है, जिससे हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी नहीं मिला है। मैं बात रखूंगा, परंतु मेरा आग्रह ये है क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और गंभीर भी है मामला, क्योंकि अब जैसा प्रसिमन अभी 2026 के अंदर आएगा और 2026 के अंदर हमें अपने स्पेस की ज़्यादा की आवश्यकता है। हमारे पास स्पेस कम है और उस स्पेस के कारण से हमने अपना विधानसभा का दायरा बढ़ाना है और उसको लेकर के जो पीछे चर्चा चल रही है इसके ऊपर बैठ करके जो भी है सर्वदलीय हमारे सभी की एक मत होना चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, उसके अंदर क्योंकि राजनीति का प्रश्न नहीं है, मैं ये पहले ही चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर डिटेल में बैठ करके जैसा भी होगा तो जो भी आप कहेंगे किन के साथ बैठना है और क्या हमने वक्तव्य देना, हम पूरा वक्तव्य देंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गंभीर मामला है हरियाणा के लिए कि SYL का पानी हमारे किसान को मिले, जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि ये पानी के ऊपर हरियाणा के किसान को मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हरियाणा के सभी माननीय सदस्य हैं और सभी बैठ करके जो एक मत के अंदर चलेंगे और आज उठ करके वहां के लोगों ने हमारे विधानसभा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, माननीय राज्यपाल महोदय को मिले हैं जाकर के, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबके लिए है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस मत के ऊपर पूरा का पूरा हरियाणा एक मत है और जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे बैठ करके जैसे भी विषय होगा सब इकट्ठे उसके अंदर बात करेंगे, जो भी उसके अंदर। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की, जिसमें उदय भान ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक बार ईवीएम हैक करने बदलने का आरोप जो है वो लगाया है। इसी के साथ उदय भान ने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर मतगणना को प्रभावित करने के आरोप लगाए थे और अब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा सीटों के ऊपर जो है ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ करके मैंडेट को बदलने की कोशिश की है। खुद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपने जो आरोप लगाए 12 से 15 सीटों के बीच में, क्या जो है आधार बनता है इनके आरोपों का, क्या प्रूफ? ये स्पष्ट है, ईवीएम हैक हुई है, ईवीएम का इस्तेमाल किया है। सरकार को ये जबरदस्त
जबरदस्ती ये मैंडेट छीना गया है। हरियाणा प्रदेश की जनता का मैंडेट छीना गया है, चुराया गया है। और हमारे पास हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, बहुत जिम्मेदारी के पद पर हैं, उनके टेलीफोन पर 8 तारीख को 7:30 बजे मैसेज आता है। 8 तारीख को 8 बजे गिनती शुरू होनी है, लेकिन 7:30 बजे मैसेज आता है। और मैसेज में क्लियर कट ये 8 तारीख का मैसेज है, ट्यूसडे 8 अक्टूबर। टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस: बीजेपी 46 से 49, आईएनसी 36 से 38, आईएनएलडी 2 से 3, अदर्स 3 से 4। द लिस्ट ऑफ सीट्स on which BJP has set the frequencies as follows: कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना। These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the result by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I have given the figures above. 7:30 AM, 8 अक्टूबर। फिर 5 मिनट बाद आता है कि आई गारंटी 100% दैट द रिजल्ट विल बी लाइक दिस: यू विल लूज द विक्ट्री एंड नो वन विल नो हाउ बीजेपी वन. यू नो दिस एंड आई नो हाउ इट वन. ये 7:35 का है. फिर आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता. ये 7:39 का. ये 8 बजे से गिनती शुरू होनी है. उससे पहले पहले ये मैसेज दीपक बाबरिया जी के पास आया. अगर दीपक बाबरिया जी ये मैसेज तुरंत हमें फॉरवर्ड कर देते तो हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, या दीपक बाबरिया जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे कि ऐसा मुझे मैसेज मिला है और हरियाणा में ये खेला चल रहा है ईवीएम का, ये खेला होगा, ये हमें अंदेशा है. और ये पूरा सारे देश की जनता के सामने आ जाता. लेकिन ये मैसेज हमें नेक्स्ट डे 9 तारीख को मुझे 3:32 पर मिला. 9 तारीख को ही दीपक बाबरिया जी ने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है प्रदेश के अपना जयदीप धनखड़, उनको भेजा. उन्होंने मुझे 3:32 पर भेजा. तब ये हमारे नोटिस में आया. अगर ये उस दिन होता तो हम उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कुछ बता देते. इसके बारे में हमने अपना सभी सीनियर लीडर्स को भी सबके नॉलेज में लाया और हम कोशिश करते रहे कि दीपक बाबरिया जी इसका नाम बता दें. उन्होंने ये चैट तो दे दिए अपने फोन से, लेकिन उनका जो नाम था ऊपर से वो स्लिप लगा करके उसको छुपा लिया कि इसका नाम आप दो जिसने भेजा है. तो वो नाम उन्होंने कहा कि मैं उसकी जिंदगी से नहीं खेल सकता, उसका मर्डर हो सकता है. उसने हमें सूचना दी, अंदर की सूचना है ये, तो मैं उसके जिंदगी से नहीं खेल सकता. इसलिए हम लेट हुए. हम उनको कन्विंस कर रहे थे भाई नाम बताओ नाम बताओ. उन्होंने नाम नहीं बताया, नहीं तो हम इसको और पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तभी बता देते. अब तो ये लेट हो गया मामला. सर, आपको नहीं लगता कि मतगणना के बाद जो दीपक बाबरिया ने कहा था कि संगठन नहीं बनने की वजह से पार्टी जो है वो चूक गई सत्ता में आते हुए, क्या वेंडेटा मानना इसको एक तरह से पार्टी के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? अगर ऐसा था तो बाबरिया के खिलाफ भी जो है आला कमान को कार्रवाई करनी चाहिए थी अब तक. नहीं, मैंने नहीं सुना दीपक बाबरिया ने ऐसा कहा है. इलेक्शन के बाद कमी तो बताया. इलेक्शन के बाद में दीपक बाबरिया का ऐसा कोई बयान नहीं आया. ये उससे पहले जिस समय
जो टिकटें बट रही थी उस समय कोई बात होगी। बाकी जो आप कह रहे हो ऐसा मैंने नहीं सुना। आप बताओ, मुझे दिखाओ। चलो ठीक है सर। अगर अब जो आपके पास प्रूफ आए हैं तो अब अगला कदम कांग्रेस का क्या रहने वाला है? क्या कोर्ट का रुख किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, कोर्ट में जा रहे हैं हम। कई लोग जाएंगे जो इससे प्रभावित भी हुए हैं, और भी जो मेल प्रैक्टिसेस हुई हैं बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे मुद्दों को लेकर के लोग बाग इलेक्शन पिटीशन डाल रहे हैं। सर, आज आपकी पार्टी के नेता कैप्टन अजय यादव जो है वो चंडीगढ़ में थे। उनका आरोप लगाया कि टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से भी जो है वो 10 दिन प्रचार नहीं गए, और इसी की वजह से नतीजे थोड़े खराब आए, वरना बीजेपी सत्ता में आती है। और आप कह रहे हो कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं। वो बहुत ही हमारे नेशनल लीडर हैं, उनकी बात का जवाब भी नेशनल लीडर ही दे सकते हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाकी इस तरह से प्रेस में ना जा करके उन्हें कोई बात करनी है तो हाईकमान में कांग्रेस नेतृत्व से बात करनी चाहिए। करनाल में अन्य सालों की अपेक्षा इस बार ठंड की शुरुआत लेट हुई है। किसानों के लिए एक चिंता का विषय भी है। गेहूं की बुआई के लिए सर्दियों का मौसम सबसे उचित माना जाता है। हरियाणा में गेहूं की बुआई चल रही है और जितनी ज्यादा सर्दियां होती हैं उतनी ही गेहूं की ज्यादा पैदावार होती है। जिस समय गेहूं की बुआई किसान करते हैं उस समय से सर्दियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा कम ठंड है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं जिस किसान भाई ने अपने खेत में धान की कटाई के बाद खेत की बुआई करने के बाद पानी लगाया था, उनके खेत तो अभी तक गेहूं की बुआई के योग्य नहीं हुए हैं, क्योंकि इस बार हवा भी नहीं चल रही है, जिससे किसानों की गेहूं में देरी हो रही है। डॉक्टर रतन तिवारी, निदेशक भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने बताया कि इस बार मौसम में इतनी ठंड नहीं हुई है। अभी 4 दिन से ही मौसम में थोड़ी ठंडक हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तापमान ज्यादा नीचे नहीं गया, जिसके चलते कुछ किसानों को ऐसा लग रहा है कि गेहूं की बुआई में उससे कोई प्रभाव पड़ेगा। अभी जो मौसम आजकल है उस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि तापमान में काफी तेजी से गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में, और अब गेहूं के बहुत अनुकूल मौसम बन गया है। पिछले दिनों जरूर थोड़ा सा तापमान 2 डिग्री के आसपास अधिक चल रहा था, लेकिन तब तक किसान भाइयों ने बिजाई थोड़ा सा बाद में शुरू की थी इस बार किन्हीं वजहों से, तो ज्यादा एरिया उस टाइम कवरेज में नहीं था, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और अब तापमान काफी अनुकूल आ चुका है, इसलिए हमें आशा है कि इस बार गेहूं का उत्पादन जो लक्ष्य है उसको हम लोग पा सकेंगे। 232 गांव के किसानों ने गन्ने की बिजाई की है। लगभग 2250 किसानों ने इस बिजाई में हिस्सा लिया है। बता दें कि किसानों के लिए गन्ना मिल शुरू होना एक त्योहार की तरह होता है। इस शुभ मुहूर्त में हवन कर पूर्ण आहुति के साथ शुगर मिल डायरेक्टर्स ने उसमें हिस्सा लिया। चेयरमैन और एमडी ने शुगर मिल के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। खुशी का माहौल है। 232 गांवों के करनाल के किसानों ने गन्ने की बिजाई की। लगभग 2250 किसानों ने इस बिजाई में हिस्सा लिया है। 2250 किसानों ने, और आज बहुत ही, मैं कहता हूं, किसानों के लिए तो गन्ना मिल शुरू होना एक त्योहार की तरह से होता है। आज किस तरह से, कितने अच्छे तरीके से, बहुत शुभ मुहूर्त में हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा पराली पर दिए गए बयान को लेकर हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर ने कहा है कि पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की तारीफ की थी। हरियाणा ने पराली के मुद्दे पर अच्छा काम किया है, बाकी राज्य भी हरियाणा का अनुसरण करें। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एनआरसी के बहुत से जिले प्रदूषण से प्रभावित हैं। गुरुग्राम में AQI 774 पहुंच गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी की उम्र कम हो जाएगी। देखो, अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरियों को बुलाया गया था
आपको भी उसकी जानकारी है। उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हरियाणा का अनुसरण करो। हरियाणा में पराली पहले की अपेक्षा कम जल रही है। सरकार ने ज्यादा केस बनाए, सरकार ने समझदारी से काम लिया है। किसानों को भी हरियाणा सरकार ने ज्यादा समझाया है। लेकिन मैं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर ना दिखवाना चाहता हूं, ना देखना चाहता हूं। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी तो वो कहा करते कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंद्री में मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्री ब्लॉक के कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी व मिशन बुनियाद के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन बीआरसी शैलजा ने किया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला विज्ञान विशेषज्ञ एवं जिला नोडल अधिकारी मिशन बुनियाद दीपक वर्मा ने बताया, कहा कि आज इंद्री ब्लॉक में पहला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिशन बुनियाद से जोड़ना है। आज हमारा इंद्री ब्लॉक के अंदर पहला अवेयरनेस कैंपेन है, जिसका एक ही पर्पस है कि हमारे जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकारी विद्यालय के अंदर कक्षा 8वीं में और कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमने एक अवेयरनेस कैंपेन आज हमारे इस पीएम श्री GSSS इंद्री स्कूल के अंदर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम जितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उनको मिशन बुनियाद में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि मिशन बुनियाद हमारे पास हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन का एक ऐसा साझा प्रयास है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है या MBBS करना चाहता है या नीट की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसको 9th क्लास से उसकी तैयारी कराई जाए। आज यहाँ पे मिशन बुनियाद का अवेयरनेस कैंपेन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मिशन बुनियाद के ही जो फाउंडर हैं वो भी आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम भी साथ में है। पूरा बता रहे हैं कि मिशन बुनियाद में बच्चे कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डिटेल में बच्चों के जो पिछले एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किए गए हैं। आगे बच्चे हमारे रजिस्टर होंगे, उसमें बुलाया भी बच्चों को हुआ है, टीचर्स को हुआ है और पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ है साथ में, ताकि सबको क्लियर किया जा सके कि मिशन बुनियाद क्या कार्य कर रहा है। हमारे स्कूल में पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। 9th में बच्चों का एडमिशन हुआ था, फिर अब 10th का भी एक चल रहा है। 2 साल हो गए हैं तो 9th और 10th की क्लासेस चल रही हैं। ये हमारा एनुअली बुनियाद का प्रोग्राम होता है। बुनियाद जो क्लासेस है बुनियाद की, वो डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स में चल रही हैं। हमारे इंद्री ब्लॉक में हमारा पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे बुनियाद की क्लासेस लगती हैं। इसमें 9 to 12 की कोचिंग दी जाती है बच्चों को मेडिकल और IIT की तैयारी के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कोचिंग ऑनलाइन दी जाती है, और जो इसमें हमारे मेंटर्स हैं जो कोचिंग देते हैं वो सब IITians हैं जो इंजीनियरिंग क्लियर कर चुके हैं, और इसी तरह से जो मेडिकल के नीट क्लियरिफाइड है वो सब पर्सनालिटीज, वो सब एमिनेंट टीचर्स यहाँ बच्चों को कोचिंग देते हैं। और वीडियो से सारी उनको दी जाती है, नेट की सुविधा प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। के जो बच्चे हैं प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें, शेयर करते रहे स्कूली बच्चे इस समय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।